नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कराची के एक बदनसीब शहर है और कराची के बेशुमार लोहों में से एक लोहा नस्ला टावर भी है। आज एक फैसला आया जो कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, और उन्होंने 2018-2019 का फैसला वापस लिया। उस फैसले की डिटेल हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन ख़बरें उसको हवाला दिया गया नस्ला टावर का, जबकि जो फैसले की डिटेल्स हैं उसमें नस्ला टावर का जिक्र नहीं है। वो जो फैसला वापस लिया गया है वो 2018 और 2019 का फैसला, और उसके साथ साथ अदालत ने करार दिया कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का अख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं है। अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें और गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करें। नाज़रीन, ये लियारी में मौजूद एक बिल्डिंग का यहाँ पर जिक्र था और इसी बिल्डिंग का ये केस था, और यही केस जो है वो उस अदालत में डिस्कस हो रहा था, लेकिन आज उस फैसले को वापस लिया गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नस्ला टावर के साथ जो केस में और जो फैसले में ज़्यादती हुई है वो उसमें कितने ऐसे लोग थे जिन मैं मुतासरीन की बात कर रही हूँ, जो कि जिनको हार्ट फेल हुआ, हार्ट अटैक हुआ, उनको जो मुआवजा था वो अभी तक नहीं मिला। एक हंसता भसते जो घर थे, जो आबाद घर थे, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग मस्मार कर दी और आज तक बेयारो मददगार हैं उनके मुतासरीन। ये एक अटल हकीकत है। लेकिन क्या आज के फैसले का ताल्लुक भी नस्ला टावर से है? क्या आज जो फैसला था उसमें 2018-2019, जबकि जो नस्ला टावर का फैसला था वो 2021 यानी सितंबर 2021 का था, और फरवरी 2022 में नस्ला टावर को मस्मार किया गया था। फर्दर इस पर क्या रियलिटी है, हकीकत क्या है, आज का जो आईनी अदालत का फैसला है उसमें क्या लिखा हुआ है, इस हवाले से और ज़रा कराची में जो मुतासरीन है ऑफ कोर्स उन पर भी हम बात करेंगे। ताहम जो कन्वर्जन की बात हुई थी कि जो इम्यूनिटी प्लॉट्स या जो प्राइवेट प्लॉट कमर्शियल नहीं हो सकते, वो भी इसमें कहा गया कि वो हो सकते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मोहम्मद हसन बख्शी साहब ने, जो कि चेयरमैन आबाद, और हमारे साथ जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं जो कि हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं बोल न्यूज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का। हसन बख्शी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद योर परमिशन, मैं ज़रा जुल्करनैन इकबाल से आज के फैसले पर बात कर लूँ, फिर मैं आपको ज्वाइन करती हूँ या आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। जुल्करनैन, एक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैंने भी ट्वीट्स की, जब लोगों की मैंने देखी, मैं ये गलती तस्लीम करती हूँ, मैंने भी की कि जी नस्ला टावर का फैसला वापस हो गया, अब एहतसाब हो किसका होगा, एहतसाब क्यों नहीं होता, मुतासरीन का जो हाल था वो दरबदर हो गए। हकीकत क्या है जो आज आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है? देखिए, ये मूसा लेन है लियारी में, पठान मस्जिद के करीब। वहाँ पर एक बिल्डिंग थी जिसके बारे में इल्ज़ाम ये था, सिंध हाई कोर्ट में केस इनिशियली गया था 2016 में। उस पर इल्ज़ाम ये था कि ये वैक्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर एक शख्स ने बिल्डिंग खड़ी कर ली है। और फिर वो केस चलता रहा तो अदालत को बताया गया नवंबर में 2016 में कि एक फ्लोर 5वां फ्लोर गिरा दिया गया इसका, बाकी जो फ्लोर थे उसके ऊपर पानी का कनेक्शन भी है, बिजली के कनेक्शन भी हैं, इस वजह से उसको भी गिराया नहीं जा सका। फिर वो मामला आ गया अपील में सुप्रीम कोर्ट में 16 में ये केस चला, और 5 जुलाई 2018 को इसमें गुलजार साहब के बेंच ने एक ऑर्डर ऑफ द डे पास किया, जैसे हर हेयरिंग का एक ऑर्डर होता है। उसमें उन्होंने कहा कि लियारी में तो और भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल बनी हुई होंगी, उन सब का स्टेटस लैंड का किया है, वो सब की रिपोर्ट हमें दें। वो चीज़ हुई तो उसके बाद उन्होंने 21 दिसंबर 2018 को एक ऑर्डर पास किया उसी बेंच ने। उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि जितने भी इन बिल्डिंग्स के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे उनके जो मुतासरीन हैं उनको अदायगी भी तो ज़ाहिर करनी है जिसका घर था बीच में। उन्होंने कहा कि जो सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान हैं, जो जिम्मेदार हैं सारी लीगल कंस्ट्रक्शन के, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की और होने दी, उनसे अब वसूलियाँ करेंगे और उनसे फिर मुतासरीन को अदायगी करेंगे, और जो पैसे बच जाएँ मज़ीद अगर ज़रूरत पड़े पैसों की उनसे रिकवरी के बाद भी, तो जो डीजी हैं सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, वो अपनी जेब से पैसे देंगे। अच्छा, इस ऑर्डर को फिर वो चैलेंज भी किया गया और ये मामला चलता चलता फिर अगला एक ऑर्डर आया, उसमें गुलजार साहब ने बैन लगा दिया बेंच ने 2019 में। ये है 22 जनवरी 2019 का ऑर्डर, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कराची में जो भी लैंड है वो कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। जो एक शिकायत थी कि एमेनिटी प्लॉट्स हैं, जो पब्लिक यूज़ के प्लॉट्स हैं, उनको कन्वर्ट करके कमर्शियल बना दिया जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती हैं, उनका बेसिकली ये तनाज़ा था। वो भी बीच में लपेट के सुप्रीम कोर्ट ले आई उस लियारी वाली एक बिल्डिंग के केस में। वो दो ऑर्डर, जो एक 22 जनवरी 2019 का है
और एक 21 दिसंबर 2018 का है। उन दो को अदालत ने विड्रॉ किया, मीन्स कि जो कन्वर्जन पे पाबंदी थी वो हटा दी, और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का दायरा पहले पूरे लियारी फिर पूरे कराची में फैलाया उसको अदालत ने वापस ले लिया। तब तक नस्ला टावर का कोई जिक्र सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, ना आज के ऑर्डर्स में। नस्ला टावर का केस जो बेसिकली आना शुरू हुआ 2020 के बाद में आया, और 2021 में इस पे ऑर्डर होता है। गुलजार साहब इसको गिराने का ऑर्डर करते हैं कराची में। गुलजार साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं। चीफ जस्टिस उससे पहले वो बेंच में थे, पहले बेंच में थे जी। गुलजार साहब के चीफ जस्टिस का भी आखिरी टाइम था, आखिरी 1-2 महीने थे उनके, उनका टेन्योर खत्म होने वाला था। पहले उन्होंने फैसला दिया, फिर उसके बाद उसकी नजरसानी अपील आई, रिव्यू जिसे कहते हैं, रिव्यू आया, वो रिव्यू भी खारिज किया। और ये जो नस्ल टावर था ये इशू भी उन्होंने खुद टेकअप किया था, इसका कोई फरीक या कोई अदालत मुद्दई नहीं गया था। देखिए उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ बड़ी चल रही थी कि जिसको हम टेक्निकली रिपोर्टर्स आपस में कहते थे कि केसों में से बच्चे निकलते हैं। अब जैसे ये एक केस था एक प्लॉट का, उसके अंदर से कि ये वैक्यू का प्लॉट है, उसके अंदर से पूरे लियारी का केस निकल आया, फिर पूरे कराची का निकल आया। इन्हीं में आप देखिए, इन्हीं केसेस में एक केस आपको याद होगा कराची में आया था इलीगल बोर्ड्स का, जिसमें शादी हाल्स भी गिरवाए गए थे, मार्कियाँ गिरवाई गई थी, बंद करवाई गई, बिल बोर्ड्स के भी केसेस थे। वो लाहौर में भी आया। फिर उसके बदले में एक तो केस में, यहाँ तक भी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, गुलजार साहब ने, कि जितनी भी जो डिफेंस पर्पस के लिए ज़मीन दी गई है उस पर जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही सारी बंद करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा हसन बख्शी साहब, अब ज़रा जो मामला है कि 2018 का जो केस था फिर 2019 का, ये दोनों विड्रॉ हुए हैं आज, लेकिन इन दोनों केसेस का ताल्लुक ऑल्दो कि नस्ला टावर का जो केस था या उसका जो वर्डिक्ट था, जजमेंट था, वो किसी सूरत मुनासिब नहीं था, गलत ही उसको था, लेकिन इस वाले को इससे क्यों जोड़ा जा रहा है? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऑर्डर ने एक सिमत का तयन कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। और वो सिमत ये है कि ड्यू कोर्ट्स ऑफ लॉ से केस सुप्रीम कोर्ट तक आना चाहिए, और वहां पर जो केस आए उस पर फैसला होना चाहिए। ये नहीं कि कोई जनरलाइज फैसला हो। ये एक कलेक्टिव विजडम से दुनिया ने किया कि लोअर कोर्ट्स बने, फिर हाई कोर्ट बने और फिर सुप्रीम कोर्ट बना, ताकि अगर लोअर कोर्ट में किसी जज से कोई गलती हो जाए जजमेंट देने में, या किसी लिटिगेंट से अपने प्रॉपर एविडेंस नहीं दिया जाए, आर्ग्यूमेंट नहीं हो उसका वकील करे, तो उसको एक चांस मिला हाई कोर्ट में, और वहां भी नहीं हो सके तो एक थर्ड चांस सुप्रीम कोर्ट में मिले। नस्ला टावर वो बदकिस्मत बिल्डिंग थी जिसका केस कहीं हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में नहीं पेंडिंग था। जस्टिस गुलजार साहब ने ये केस खुद ही टेकअप किया अंडर आर्टिकल 184(3) में, और उसका फैसला भी दे दिया, और उसकी रिव्यू भी फौरन अपने खुद ही सुन के उसका फैसला कर दिया। ऐसे ही है। जिसमें हम ये समझते हैं कि जिसकी वजह से उन लोगों को जो उसमें रहते थे, या वो बिल्डर जिसने वो बिल्डिंग बनाई थी, या वो अफसरान भी कि जिन्होंने इसका नक्शा पास किया था, उनको अपनी सफाई देने का प्रॉपर मौका नहीं मिल सका। अच्छा। जिसके नतीजे में बिल्डिंग डिमोलिश हो गई। 8 साल 7 साल हो गए, और 7 साल तक किसी को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। आज भी कोई कंपनसेशन नहीं मिला, 1 रुपया भी किसी को कोई। अच्छा, मुझे हसन बख्शी साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, मुझे बताएं कि जब डिमोलिश करने का ऑर्डर जारी किया था जस्टिस गुलजार साहब ने, उससे ये बात आई थी कि मुतासरीन को अदायगियां कैसे होंगी? जी बिल्कुल आई थी, और ये बात ये हुई थी कि उस प्लॉट को फ्रीज करके, अटैच करके, उसको बेच के उसमें से अदायगी की जाएगी, वरना अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्डर से पैसे लिए जाएंगे। तो ये हुआ? और आज तक वो प्लॉट का ऑप्शन ही नहीं हो सका। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इस मुल्क में जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। 7-7 साल, 10-10 साल और 25-25 साल केस चलते हैं और फैसले नहीं होते, नस्लें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं ये जो आप डिबेट कर रही हैं मैडम, और ये भी फरमा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये सिमत का फैसला हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कोई भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इस तरह आर्टिकल 184(3) में शो मोटो केस लेके दूसरे का राइट ऑफ प्रॉपर हियरिंग नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल आपकी बात 100% दुरुस्त है। अब मैं ब्रेक ले लेती हूँ, और ब्रेक से आपके साथ एक बात जो कि बहुत वाजे हो गई, बहुत क्लियर हो गई, कि जो हम ये बात बार बार कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी तूफान है, लोग बेचारे मुतासरीन नस्ला टावर की जगह पर पहुँचे भी हैं, तो ये जो केस सिमत का तयन ज़रूर हुआ है कि नेक्स्ट टाइम को ये चीज़ नहीं हो सकेगी, लेकिन अगेन
नस्ला टावर का जो केस था उसका फैसला वापस नहीं लिया है। जो विड्रॉ हुआ है वो 2018 और 2019 के लियारी की बिल्डिंग वाले केसेस का हुआ है। नस्ला टावर का फैसला 2021 सितंबर में आया था, वो फैसला अभी भी है। ताहम सिंध का तयन। अब ज़रा वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो ज़रा वापस करते हैं कि एक दफ़ा फिर जिंदा कर दिया नस्ला टावर केस को एटलीस्ट इस फैसले ने। अब वो बिल्डिंग जो अभी ऑक्शन ही नहीं हुई, जो मुतासरीन को अदायगियाँ नहीं की गई, उसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमाएं। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ुल्करनैन, ज़रा मुझे ये बताइएगा, जो नस्ला टावर जिस तरह से अभी बख्शी साहब भी बता रहे हैं कि ना उसका ऑक्शन हुआ, ना मुतासरीन को उनकी रकूम दी गई, कोई कंपनसेशन नहीं हुआ। ऑल दो कि जब जस्टिस गुलजार ने इसको डिमोलिश करने का दिया था तो उन्होंने खुद, अभी आपने भी जिक्र किया, तो वजह क्या बनी, क्यों नहीं दे सके? देखिए, उन्होंने कहा था प्लॉट को ऑक्शन करें, इसको बेचें और जो पैसे आएंगे उससे मुतासरीन को अदायगी करें या बिल्डर से लें। अब जो बिल्डर से मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने ये कहा जी मेरे पास तो ये एक टावर ही था जो आपने लेके डिमोलिश कर दिए, तो मैं अब कहाँ से पैसे दूँ, प्लॉट बेचें और अदायगी कर दें सारों को। अच्छा, उस प्लॉट बेचने के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1 से 2 मरतबा कोशिश हुई है, लेकिन किसी ने उस प्लॉट को लेने की हामी नहीं भरी। उसकी रीज़न मुझे ये समझ आती है कि एक प्लॉट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया कि इस पे जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो इलीगल है। उस वक्त जो अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद खान साहब, पीटीआई के दौर में, तो उन्होंने भी अदालत में पेश होकर अदालत को कहा था कि अदालत का उस वक्त मौक़िफ़ ये था गुलजार साहब का कि ये सर्विस रोड आ रही है, रोड चलते हुए आती है, आगे टावर आ जाता है, तो रोड के ऊपर टावर है, ये बन ही नहीं सकता। अच्छा, उस पर खालिद जावेद खान साहब ने कहा था इसके अंदर से रास्ता निकाला जा सकता है कि आप डिमोलिश ना करें, इसके अंदर से हम कुछ ऐसी सिस्टम किसी इंजीनियर से मिल के कर लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन ऐसी हो जाए कि रोड भी बनी रहे, टावर भी बरकरार रहे, कि लोग रह रहे हैं। लेकिन गुलजार साहब माने नहीं, उन्होंने जिद थी, मुझे तो उन्होंने कहा साफ लग रहा था। एग्जैक्टली। बख्शी साहब ये बताएगा कि अच्छा, क्या इसमें वो ये कि जिस प्लॉट के ऊपर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कंस्ट्रक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर चुकी है, अब वापस वो प्लॉट मैं खरीदूं, आप खरीदें या बख्शी साहब खरीदें, हम उसके ऊपर कुछ बनाएंगे ही, खुला तो नहीं छोड़ सकते उसे। जब एक जगह फिर डर ही लगा रहा है कि कोई और फैसला एग्जैक्टली नस्ला टावर उस जगह पे बना हुआ डिमोलिश हो गया, तो दूसरा जो बनाएंगे वो कैसे बरकरार रह सकेगा? बिल्कुल सही है। अच्छा, बख्शी साहब ये फरमाएगा, क्या नस्ला टावर की ज़मीन मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी थी, मामला क्या था, जरा इसको भी हाईलाइट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अच्छा हुआ आपने सवाल किया। नस्ला टावर में जो ऑक्शन में देरी हो रही है उसका ये रीजन है कि पहले वो 750 गज की जमीन ऑक्शन कर रहे थे, फिर जो ओनर ऑफ द लैंड था, बिल्डर था, उसने कहा कि ये एक्स्ट्रा लैंड भी हमारी है, फिर वो तकरीबन 850 गज की जमीन ऑक्शन करने लगे और इवेंचुअली ये कोई 900 सवा 900 गज की जमीन फाइनली अभी ऑक्शन में आएगी। अब उन्होंने कहा चूंकि इसके डेवलपर का इंतकाल हो गया है, उसके सक्सेसर के नाम पे वो जमीन अलॉट होगी और वो होगा। 100-150 गज एक्स्ट्रा लैंड थी जिस पे कोर्ट के तहफ्फुज़ात थे। 100-150 एक्स्ट्रा लैंड थी जी, 100-150 गज। ये प्लॉट ऑक्शन होने जा रहा है, आबाद खुद इसका ऑक्शन परचेजर है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये सही जमीन है और इस पे सही टावर बनेगा। ये लास्ट टाइम ज्यादती हुई थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मेरे ख्याल में आप इसको सेकंड करेंगी कि कराची में बहरिया 18,000 एकड़ पे बना, 18, और उस पे पेनल्टी लगा के उस लैंड को रेगुलराइज करने का मौके दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को पेनल्टी लगा के रेगुलराइज करने का मौका दिया गया। इसी तरह बनीगाला पे पेनल्टी लगा के रेगुलराइज करने का मौका दिया गया। चूंकि इन तमाम जो मैंने मिसालें दी इनमें बड़े लोग शामिल थे, कनेक्टेड लोग शामिल थे, पावरफुल लोग शामिल थे, तो उनको मौका दिया गया। नस्ला टावर में एक दरमियाने तबके का गरीब कराची वाला था जिसका कोई यारो मददगार नहीं था, और वहाँ ये मैं इसमें जो कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस गुलजार ने सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी जिद के लिए वो 44 लोगों को उस वहाँ बिल्डिंग से निकाला, उसको मिसमार किया, और वो आज तक लोग उसमें से कहीं तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये फैसला बिल्कुल गलत था। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दें ज़रा, कोई उसके बाद ज़रा फर्दर मुझे ज़ुल्करनैन से ही बात करनी है। ये जो आप कह रहे हैं 100-150 का खाली मसला था, 100-150 गज का, जिसको वो कह रहे थे कि गैर कानूनी है, तो ये कोई और हल नहीं था? उसको भी आप रेगुलराइज कर देते, कोई पेनल्टी बिल्डर पे लगा देते, कोई और तरीका अपना लेते, बजाय इसके कि आपने पूरी बिल्डिंग गिरवा दी? जी, मैंने आपको कहा ना, जब जिद और अना होती है ना और ताकत का नशा होता है तब कुछ और नजर नहीं आता है। जब आपने 18,000 एकड़ इसी शहर में रेगुलराइज किया है पेनल्टी लगा के,
तो ये नाजायज़ हुआ है, ये मैं समझता हूँ, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, ये जुडिशल मर्डर हुआ है। अगर आप ये देखिएगा कि इन लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है, एक शहर में 2 कानून नहीं, एक मुल्क में भी 2 कानून चल रहे हैं। कराची जैसा शहर वो तो मेरे ख्याल है भरा पड़ा है गैर कानून। कराची क्या, अब तो आप मुल्क के किसी भी जगह चले जाएं, मगर कराची में जिस तरीके से, जिस बेहंगम अंदाज में वहाँ पे आबादी हुई है, फिर जो बिल्डिंग्स हुई हैं। अच्छा बख्शी साहब, मुझे याद है कि वहाँ पर राशिद मिनाज रोड पर एक कोई क्लब था, पवेलियन क्लब या कुछ, वो भी मसमार कर दिया गया था। पवेलियन क्लब पे मसमार किया गया था, और वहां पर एक और हमारे मेंबर की बिल्डिंग थी रॉयल पार्क के नाम से, ओके। वो भी इसी तरह मसमार किया गया। देखिए, मैं कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। हर आदमी को इख्तियार है, उसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करे कोर्ट्स के सामने। कभी जज से गलती हो जाती है, कभी ये भी मुमकिन होता है कि आर्गुमेंट पूरे नहीं हो सके, तभी वो फिल्टर्स लगे हुए हैं। हाँ। पर इस पर्टिकुलर केस में वो फिल्टर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके नतीजे आज सामने आ रहे हैं। वो वही वाली बात है ना कि उनकी जिद और उनकी अना थी, जिस उनके जिद और अना के तहत किए गए फैसलों की भेंट सैकड़ों अफराद चढ़ गए, जिनको आज तक उनकी दादरसी नहीं हुई, आज तक उनको मुतासरीन को कंपनसेट नहीं किया जा सका, वो बेयारो मददगार हो गए। कितने खुद बख्शी साहब फरमा रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। एक चीज़ मुझे आप बताएं, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, जजों से सबसे आपका वास्ता, जो इस किस्म के फैसले आते हैं, हम बड़ी इम्पीचमेंट की और अकाउंटेबिलिटी की बातें तो होती हैं, जब इस किस्म के फैसले आते हैं जो कि वक्त साबित भी करता है कि वो फैसले गलत थे, कोई एहतसाब की कोई कैटेगरी है यहाँ पर? नहीं, इनका एहतसाब हो कि आपने ये क्या किया, क्यों जजेस किया? के ऊपर कभी भी उनके फैसलों के ऊपर कोई एहतसाब नहीं होता। ये आइन में बड़ा वाज़ेह इन्होंने लिखा हुआ है, जजेस के जुडिशल ऑर्डर्स को कंप्लीट प्रोटेक्शन दी हुई आइन में। अब अगर कार्रवाई होनी होती तो भुट्टो साहब का मर्डर अब 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहना कि वो फैसला गलत था, तो उस पर क्या एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हो सकता। ये बेसिकली एक अलमिया है। अलमिया ये है कि हर चीफ जस्टिस आता है अपने माइंड से अपनी पॉलिसी लेके। साकिब निसार साहब का ये था कि वो बिल्डिंग को कंपाउंड कर देते थे, वो कहते थे इलीगल बनी हुई है, लोग रह रहे हैं, लोगों का कारोबार है, इसको मसमार ना करें, इन पर जुर्माना डाल दें, इसको लीगल कर दें, कि इतना हैवी फाइन करो कि दोबारा कोई मस्ती करते हुए या इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हुए सोचे कि यार बहुत भारी जुर्माने पड़ेंगे। यही बात है कि जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस पर 27 अरब का जुर्माना किया था उन्होंने। इसी तरीके से मरी की इलीगल कंस्ट्रक्शन थी, इस पर साकिब निसार साहब ने ज़िला इंतजामिया को ऑर्डर किया कि इनको कंपाउंड करें, जिस हद तक जुर्माने कर सकते हैं करें, और लीगलाइज कर दें कि लोगों का काम चल रहा है वो ना रुके। गुलजार साहब का ये शुरू से था, वो जो चीज़ देखते थे कि लॉ के हट गया, वो कहते थे डिमोलिश कर दो। इवन कि F7 में सफ़ा गोल्ड एक प्लाजा है, मॉल है एक, इसके ऊपर उनको बताया गया, अदालत को उन्होंने पूछा एक दफ़ा, चेयरमैन CDA उस वक्त के थे आमिर अहमद अलीम से, कि यहाँ पे पहले क्या होता, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक CDA की डिस्पेंसरी होती थी। उन्होंने कहा अच्छा डिस्पेंसरी को असल हालत में बहाल करें, इसका मतलब है मॉल को डिमोलिश कर दें। मॉल वाले रिव्यू लेके गए, वो रिव्यू भी फारिग हो गया। लेकिन अच्छा बख्शी साहब, लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा वन लाइनर मुख्तसर जवाब दे दें। ये जो अभी तक ऑक्शन नहीं हो सका, जुल्करनैन कह रहे हैं कि 2 दफ़ा शायद कोशिश हुई, इसमें सिंध गवर्नमेंट का भी कोई रोल है ऑक्शन ना करने, या सिंध बिल्डिंग हाउसिंग अथॉरिटी? नहीं, किसी का भी कोई रोल नहीं है। ये सिंध हाई कोर्ट का नाजिर ऑक्शन कर रहा है या ऑफिशियल असाइनी कर रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ये कोई उम्मीद है कि अब ये ऑक्शन हो जाएगा जल्द? देखिए, हमें तो बिल्कुल उम्मीद है और होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उस वक्त अगर आपके साथी ये बात की मेरी तायद करेंगे, कोर्ट ऐसे चल रहे थे जैसे बादशाह सलामत की अदालत मुगल जमाने की, कि जिसको चाहे सजा दे दे, जिसको चाहे छोड़ दे, जिसको चाहे कैद में डाल दिया। खबर हासिल है, क्या कर सकते हैं, बादशाह सलामत का हुक्म है तो लकीर हो गया। बहुत शुक्रिया हासिल बख्शी साहब, आपका भी, और जुल्करनैन आपका भी, मेरी भी तसीका, लोगों की भी तसीका, जो ये बात बार बार कर रहे हैं कि नस्ला टावर का केस वापस हो गया, फैसला वापस हो गया, ना नस्ला टावर के केस का फैसला वापस हुआ, ना इस केस का कोई ताल्लुक नस्ला टावर केस से था। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि एक सिमत की तयन हो गया है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ये केस उससे कतई मुख्तलिफ था। ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ। जो KP असेंबली ने, यानी जो PTI की हुकूमत ने गुल खिलाए हैं, जो एक पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेजेस बिल के नाम पर, और बड़ा खामोशी से सारा कुछ हो गया। जब ये चीज़ें मंजर नाम पर आई, मंजर आम पर आई, तो फिर सुहेल आफरीदी साहब आते हैं और कहते हैं जी हम इसको रिकन्सिडर करेंगे। ये चीज़ भी छोड़ दीजिए, जो सहाफ़ियों के लिए, जो सहाफ़त पे कदगन लगाने से
उसके मुतरादिफ जो उन्होंने चीज़ें की हैं वो भी हम आपके आगे रखेंगे। फरजाना अली सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगी और हकीकत क्या है वो हम आपके सामने रखेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वो कहते हैं ना कि रांझा रांझा करते करते मैं आप ही रांझा हुई। तो केपी की जो हुकूमत है और जो ज़ाहिर पीटीआई की हुकूमत है, उन्होंने कहा कि जब एक गंगा बह रही है तो हम उसमें हाथ क्यों ना धोएं। कहाँ गई नज़रियात, कहाँ गई वो खान की आइडियोलॉजी, कहाँ गई वो ऑस्टेरिटी ड्राइव, वो सब एक तरफ डाल दी। हुआ कुछ यूँ कि जो एक बिल बड़े खामोशी से पास हुआ वोटिंग के ज़रिए असेंबलीज़ के, वो कुछ लीक हो गया और उस पर एक शोर मच गया। जब वो शोर मच गया, वो मैं ज़रा अभी आपके सामने रखूँगी, तो उस पर सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो मरात हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस प्रिविलेज बिल है, उसमें हम चेंज करेंगे, हम उसको रिकन्सीडर करेंगे। मगर सवाल अब यही उठने लगे। फिर वो एक जवाब ये भी कि जी लाहौर में, पंजाब में भी होता है, तो वफाक में भी होता है, तो फलां में भी होता है, तो नून लीग भी करती है। भाई सब करती हैं, तो फिर आपकी ज़रूरत क्या थी। जो खैबर पख्तूनख्वा मरात बिल के जो अहम नुकात हैं, अरकान को तमाम टोल टैक्सों से इस्तिस्ना हासिल होगा। अरकान और शरीक हयात के ताहयात सरकारी पासपोर्ट के लिए वफाक को सिफारिश की जाएगी, जो कि ब्लू पासपोर्ट। हर रुकन को मज़ीद 4 असलहा लाइसेंस 2 मुफ्त और 2 फीस के साथ हासिल करने की इजाज़त होगी। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स पर अरकान असम्बली को VIP लाउंज इस्तेमाल करने और अरकान को अपनी ज़ाती गाड़ी पर MPA की खुसूसी नंबर प्लेट लगाने और काले शीशों वाली ज़ाती गाड़ी इस्तेमाल करने की भी कानूनी इजाज़त होगी। अरकान असम्बली को सरकारी अफसरान के मसाफ़ी क्लब की रुकनीत की सहूलत भी हासिल होगी और अरकान को हॉस्पिटल्स, जेल, तालीमी इदारे और दीगर सरकारी दफातर के दौरे, सरकारी मनसूबों, तरक्याती स्कीमों के मुआयने के इख्तियार भी दे दिए। अरकान को जस्टिस ऑफ द पीस के इख्तियार भी हासिल होंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अरकान असम्बली की तनख्वाह मराद का तयन फाइनेंस कमेटी करेगी। स्पीकर को 2 फ्लैग गाड़ियाँ, 1 बख्तर बंद गाड़ी, जबकि डिप्टी स्पीकर को 2 सरकारी गाड़ियाँ फराम की जा सकेंगी। और कायदे इस पर इख्तिलाफ को सूबाई वजीर से कम मराद ना देने की शेख भी शामिल है। चलें, इसको शायद सुहेल आफरीदी साहब रिकन्सिडर कर लें, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। लेकिन एक और जो सहाफ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ये वही PTI है जो पीका पर सवालात उठाती थी। सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ जो बिल है, उसके जो अहम नुकात है, स्पीकर के पास इख्तियार होगा कि वो किसी भी सहाफ़ी को ऐवान की कार्रवाई की कवरेज से रोक सकता है। स्पीकर पाबंदी की जद में आने वाले ख़ास मुद्दत तक के लिए उस पर पाबंदी भी आयद कर सकता है और खिलाफ वर्जी करने पर मज़कूरा शख्स या सहाफ़ी को 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना दिया जाएगा। सहाफ़ी इदारे को असेंबली की कार्रवाई को तोड़ मरोड़ कर रिपोर्ट करने पर 3 साल की कैद और 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाने या स्पीकर के किरदार पर तनकीद करने वाले सहाफ़ी को 6 माह कैद और 10 लाख तक के जुर्माना किया जा सकेगा। किसी भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट टेबल होने से पहले नशर या शाया करने पर सहाफ़ी को 3 माह तक कैद और 3 लाख तक जुर्माना होगा और तहरीक अल्तफ़ा टेबल होने से कबल नशर या शाया करने पर 1 माह तक कैद और 1 लाख तक जुर्माना हो सकेगा। तो ज़रा फरजाना अली साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आज TV आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। वालेकुम सलाम जी। फरजाना, सहाफ़ियों पर तो ज़रा बाद में आते हैं क्योंकि हम किस खेत की मूली है, लेकिन जो मरात और जो प्रिविलेजेस बिल है पार्लियामेंटेरियंस के लिए, उस पर मैंने आज अपनी टीम को कहा कि आज से कई साल पहले ख्वाजा इजहारुल हसन साहब जो MQM के होते हैं, अब तो MN है, पहले वो MPA होते थे और अपोजिशन लीडर होते थे सिंध असम्बली में। उन्होंने सिंध असम्बली के अंदर एक बड़ी खूबसूरत नज़म पढ़ी थी। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं उसको यहाँ पे प्ले करूँ और मैं ये चाह रही हूँ कि ज़रा उसको आप भी सुने कि कितना रिलेट कर रही है वो आज KP की सूरत हाल से। फिर इस पर आपके कमेंट लूँगी, ज़रा चलाइएगा जी। जी फरजाना, आओ मिलकर खाते हैं, क्या यही चल रहा है इस वक्त KP के असम्बली में? देखें, पख्तूनख्वा असम्बली में एक अपोजिशन है और हम ये तवक्का करते हैं कि ज़ाहिर है हर असम्बली में जो अपोजिशन होती है वो कड़ी निगरानी रखती है जर्नलिस्ट और अपोजिशन जो मौजूदा हुकूमत होती है उसके ऊपर या ट्राई बेंचों के ऊपर। लेकिन यहाँ आप ये देखें कि वो तहरीक इंसाफ जो मरकज में नून लीग की दुश्मन है या नून लीग उसे अपना दुश्मन समझती है और जिस तरह के मामलात है वो यहाँ उनके मेंबरान बैठकर इस बिल को या इस कानून जो अब बन चुका है उसको फेवर कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। तो वो ये जो आपने नज़म पढ़ के सुनाई या वो हम कहते हैं कि उतू तू खाए, वो अंदरू अंदरू खाए जाओ, उतू रोला पाए जाओ। आओ मिलकर खाते हैं। इस तरह का
एक हिसाब है। तो देखें, ये इस तरह के जो मामलात होते हैं वो जवाज ही ये पेश करते हैं, जो इस वक्त फिर मैंने पढ़ा भी। ये देखिए मेरे पास ये 1988 वाला कानून है और ये 2026 का कानून है। मैं इस चीज को पढ़ रही थी तो तकरीबन वही चीजें थी, सिर्फ ये कि हमें सजा देने के लिए इन्होंने मामला थोड़े से आगे लेके गए हैं। हमें से मतलब ये है आप उस बिल की उस बिल की बात कर रहे हैं सहाफियों से मुताल्लिक है फरजाना? जी जी, ये उसी बिल का हिस्सा है एक, और ये 1988 के कानून में भी है और 1926 के कानून में भी किया गया है। पहले तो ये है कि आपने एक बात की है, मुझे थोड़ा सा उस पर एतराज है कि हम किस खेत की मूली है। नहीं हम किसी खेत की मूली नहीं है, हम वो ऑब्जर्वर हैं, हम वो वॉच डॉग हैं जिन्होंने मौजूदा हुकूमत, चाहे वो वफाक की हो चाहे वो सूबों की हो, गुड गवर्नेंस के लिए हमने उनके ऊपर नजर रखनी है, हमने खबर देनी है। जैसे कि सही कह रही हूँ और आपका एतराज बिल्कुल बजा, बस मैं तो एक सरकास्टिक वे में कह रही थी कि हमें कहाँ वो कंसीडर इस तरह से किया जाता है। दैट वाज ऑल सरकाज़म। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, हमें कंसीडर नहीं किया जाता। तभी आप ये देखिए कि जो फाइन 5,000 का था वो अब 10 लाख पे पहुंच गया, जो फाइन 500 का था उसे 1 लाख पे पहुंचा दिया। ये तो जुर्माना है और फाइन है। जो कैद है वो वही 6 माह, 1 माह, 2 माह वो सारी रखी गई है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई? क्या वाकई इतने गरीब गुरबा हो गए? वो जो आइडियोलॉजी थी खान साहब की, ऑस्टेरिटी ड्राइव की और सब चीज, वो कहीं पसे पुश डाल दी तो नजरिए से तो इसका मतलब है हट गए ये लोग। हम जब तहरीके इंसाफ को कहते हैं कि भाई आप तो वो लोग थे जो कह रहे थे हम निजाम बदलने के लिए आए हैं जी, आप तो वो लोग थे जो सादगी के गुण गाया करते थे, आप तो वो लोग थे जो दूसरों को चोर कहा करते थे जी। तो अब आप क्यों ये इस पटरी पर चल पड़े हैं? तो ये वो शिकंजा है। इसका जवाब क्या है फरजाना? इसका जवाब क्या है उनके पास? जवाब ये है कि चूंकि दूसरी असेंबलियों में ये सारा कुछ चल रहा था तो हमने कहा कि हमें भी उनके बराबर कर दे। तो फिर यही मैंने आपसे कहा ना कि जब आप बड़े बोल बोलते हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ सारे मसाइल हुए हैं ना, उसकी बुनियादी वजह भी यही है कि उनके वो गुफ्तार के गाजी निकले। अमली तौर पर मामला वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बताऊं कि स्पीकर का जो मसला आया पासपोर्ट का, तो उसमें जो मेन प्रॉब्लम हुआ है, बहुत सारे मैंने सूबाई असेंबली के मेंबरान से पूछा कि ये आपने क्या कर दिया। उन्होंने कहा देखिए ये तो कुंडी साहब और स्पीकर साहब ने मिलकर किया है। तो अब बहुत सारे लोगों ने वो कानून या पहले तो बिल था, उस बिल को पढ़ा ही नहीं। मैं आपको एक अजीब बात बताऊं कि मैंने 3-4 जो MPAs हैं, जो वज़रा भी हैं आप, तो उनसे बात की कि क्या आपने ये बिल देखा था? उन्होंने कहा कि हाँ वो तो अप्रैल में कोई ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी काबीना की, तो उसमें बताया गया था, हमने देखा नहीं है। तो आप ये देखिए कि ये वो लोग हैं जिन्हें हम असेंबलियों में भेज रहे हैं अपने नुमाइंदे बनाकर, वो कागज का एक टुकड़ा उनके सामने ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा फरजाना, एक चीज और आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि देखिए ये जो प्रिविलेजेस बिल है पार्लियामेंटेरियंस का, उन्होंने कहा कि जी हम इसको देखेंगे, दोबारा देखेंगे, रिकंसीडर करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब जो कि गवर्नर हैं, ही साइन द बिल एंड अब वो पोस्ट कर रहे हैं कि जी एक अयाज सादिक साहब एक सेशन हो और एक कमेटी हो जिसमें तमाम असेंबली उसकी इक्वल हो। चले ये सारी चीज़ें अब जाहिर सी बात है डैमेज कंट्रोल है या जो भी है, बट एज फार एज द जर्नलिस्ट आर कंसर्न, जिसमें उसका इस पे भी रिकंसिडरेशन या वापसी की बात, इस पे आप लोगों को कोई एहतजाज प्रोटेस्ट पे कोई बात की उन्होंने? जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये जो पिछली काबीना का इजलास गुजरा है उसमें कहा है कि स्पीकर की जिम्मेदारी लगाई है कि इसको रिविजिट करे। और उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस की, उसके बाद
जर्नलिस्ट जो हमारे हैं, पेशावर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट, यूनियन के प्रेसिडेंट, प्रेस गैलरी के प्रेसिडेंट और कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, स्पीकर ने उनके साथ मुलाकात की है और उनको यकीन दहानी करवाई है कि हम इसे रिविजिट करेंगे। लेकिन अब जब आप और मैं अभी तक भी बात कर रहे हैं, अभी तक कोई डेट नहीं दी गई, कोई टाइम नहीं दिया गया कि कब बैठकर इसको रिविजिट अच्छा, करेंगे। जब आपने किसी से पूछा कि ये आपने पहले 5,000 था, इसको आपने 10 लाख कर दिया, तो क्या जवाब मिला आपको? जी, मैंने आपसे कहा ना कि जब मैंने कुछ एमपीएस से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि भाई आप ये देखें ना, अभी जो पैसे की वैल्यू है उसी हिसाब से हमने ऊपर नीचे किया। अंदाजा करें। मतलब मैं आपसे यही कह रही हूँ कि तहरीके इंसाफ से लोग ये तवक्का करते थे कि आप इंसाफ की बात लेकर आए थे, आप अपने आप को ओपन रखते थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पिछले 13 सालों में ये आपने कहा कि हमारे लोगों का एहतसाब होगा, आपने एहतसाब कमीशन बंद कर दिया। आपने कहा कि हम ऐसे बिल लाएंगे कि विसल ब्लोअर होगा, क्या हुआ? पस मंजर में चला गया। कोई विसल ब्लोअर आता भी है तो आप उसे पीका के अंडर ले आते हो। अच्छा, तो बिल्कुल ठीक है। मुझे आखिर में ये बताएं कि ये एक्चुअल बेबी है किसका? ये कुंडी साहब का ही है जो एमपीए है? नहीं, कुंडी साहब ने तो सिर्फ ये देखे ना, मेरे पास ये वो बिल है पुराना। कुंडी साहब ने तो सिर्फ वही स्पीकर वाली एक जो बात थी उसको वो लेके आए हैं और उन्होंने वो तरमीम पेश की थी कि ये एक्चुअल बेबी किसका है? ब्रेन किसका है? ये सबका। क्योंकि आपने देखा ना, नून लीग की जो मुअज़्ज़िज़ मेंबर सूबाई असेंबली है सोबिया साहिबा, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकरार किया है कि हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई, हमने इसके ऊपर अपनी सिफारिशात दी, हमने इसको अच्छी तरह से देखभाल के बनाया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लिए में ज्वाइन करने का। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि सब एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं और जो खूबसूरत सी नज़म की पढ़ी थी कई साल पहले, आओ मिलकर खाते हैं, वो इनके ऊपर इस सब बिल्कुल फिट आती है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।